मेरी तबीयत दोबारा से बहुत ख़राब हो गई थी। वॉमिटिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। शदीद तकलीफ का एहसास था जो मेरे पेट में हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं। मेरी दोस्त जो कि मेरी शादी की वजह से मेरे ही घर में ठहरी हुई थी, वो तेज़ी से भागती हुई मेरे पास आई और परेशानी से मेरे चेहरे को देखने लगी। मैंने उसे हाथ से इशारा किया और उसे अपनी मदद करने के लिए कहा, मगर वो मेरी तरफ तवज्जो दिए बगैर सुन्न अंदाज में खड़ी थी। मानो यूं लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। अब मुझे उसके उस रवैये पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके बाद उसने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया और तेजी से नफी में सर हिलाते हुए कहने लगी, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, तुम ये सब नहीं कर सकती। मैं मजीद परेशान हो गई। मैंने चिढ़ते हुए उससे पूछा कि आखिर मैंने क्या कर दिया है? तुम यहाँ पर मुंह बनाकर क्यों खड़ी हो? मेरी मदद करो और कोई ऐसी चीज लाओ जिससे मेरी वॉमिटिंग रुक जाए। अभी मैंने ये थोड़ी सी ही बात मुकम्मल की थी कि दोबारा से उल्टियां शुरू हो गईं। वो तेजी से भागती हुई दरवाजे के पास गई। दोबारा से जब वो पलट कर आई तो उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। उसका पूरा वजूद हौले हौले कांप रहा था। फिर मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वो अभी भी मेरी मदद नहीं कर रही थी। पूरा कमरा उल्टियों की वजह से गंदा हो गया था। फिर मैं भागती हुई वॉशरूम चली गई। न जाने कितनी देर तक मैं वहां पर बेहाल खड़ी रही। जब वॉमिटिंग रुकी तो मैं बाहर निकली। अब की बार वो ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी और मुझे कहने लगी कि तुमने किसके साथ मुंह काला किया है। मुझे लगा कि शायद वो पागल हो गई है। फिर मुझे उसकी जहनी हालत पर शक होने लगा। मैंने उससे पूछा, क्या हो गया है? कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुमने किसके साथ मुंह काला किया है। खबरदार, जो तुमने मुझसे झूठ बोला या मुझसे कोई भी बात छुपाने की कोशिश की, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और उसे रोते हुए कहा, तुम्हें खुदा का वास्ता है, खामोश हो जाओ। ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? क्या तुम्हें मेरे किरदार पर इल्जाम लगाते हुए जरा भी तरस नहीं आ रहा? क्या तुम मुझे नहीं जानती कि मैंने अपनी जिंदगी किस तरह पाकीज़गी में गुजारी? आज तक मैंने किसी गैर मर्द की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा और किसी के साथ वक्त गुजारना तो बहुत दूर की बात है। वो तेजी से चलती हुई मेरे पास आई। अब की बार एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर मार दिया। मैं उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। लड़खड़ाकर बिस्तर पर गिर पड़ी। पहले ही कमजोरी की वजह से हालत बुरी हो गई थी और अब उसके इस थप्पड़ ने मुझे दिन में तारे दिखा दिए थे। चंद लम्हों तक मुझे बेचैनी से मेरे चेहरे की तरफ देखती रही। वो गुस्से से मेरे ऊपर चिल्लाने लगी और कहने लगी, तुम इस वक्त उम्मीद से हो। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो रुको, मैं तुम्हें यकीन दिलाने की कोशिश करती हूँ। वो तेजी से अपने बैग की तरफ लपके। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने वजूद को हरकत दे सकती। मैं वहीं जमीन पर ही गिर गई। मेरी आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे। जिस बात के लिए मैं एक लंबे अरसे से फिक्रमंद हो रही थी, आज वो बात सच होकर मेरे सामने ही आ गई। मगर मैं उस वक्त तक यकीन नहीं कर सकती थी जब तक कि मुझे सारे सबूत नहीं मिल जाते। फिर जो वो अपने बैग से प्रेगनेंसी ट्यूब निकाल रही थी, उसने मुझे कहा कि अभी तुम्हारा टेस्ट हो जाता है और अभी ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब उसने मेरा टेस्ट किया तो मुझे लगा मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई है। मैंने उसे कहा कि ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने किसी के साथ भी कोई गलत काम नहीं किया। यहाँ तक कि मैं किसी के साथ कुछ गलत करने का सोच भी नहीं सकती। तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो, मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। मेरी बात सुनकर वो अफसोस से ना में सर हिलाने लगी और मुझे कहने लगी कि मुझे तुम्हें अपनी दोस्त कहते हुए बहुत शर्मिंदगी हो रही है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम कभी इस हद से भी गुजर जाओगी। उसे लग रहा था कि ये सब कुछ मैंने अपने मंगेतर के साथ किया है। मैंने उसकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश की, मगर वो कुछ भी नहीं सुनने को तैयार थी और फिर थोड़ी ही देर के बाद वो मेरे कमरे से निकल गई। उसके बाद अम्मा दाखिल हुई और मुझे कहने लगी, क्या हुआ है? सानिया को वो कहाँ पर चली गई? इसने तो आज रात यहाँ पर रुकना था। मैंने अम्मा को कहा कि उसके खानदान में एक इमरजेंसी हो गई है जिसकी वजह से उसे जाना पड़ा। मैंने उन्हें ये भी कह दिया था कि फिलहाल मैं किसी से बात नहीं करना चाहती।
मैं अपने कमरे में अकेला रहना चाहती हूँ। आप मुझे थोड़ी देर के लिए तन्हा छोड़ दें। उन्हें मेरी हालत ठीक नहीं लग रही थी। मेरा ख्याल करते हुए वो भी कमरे से निकल गई और दोबारा मुझसे सवाल ना किया, जबकि मैं अपने जहन में जोर डालने लगी और सोचने की कोशिश करने लगी कि आखिर में उन्हें ये गुनाह कब किया है। चाहकर भी मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग पर पर्दा पड़ा हुआ था। कोई भी सिरा नहीं मिल रहा था कि जिसके जरिए मैं अंदाजा लगा सकती कि मेरे साथ ये सब कुछ करने वाला आखिर कौन है। काफी देर तक मैं शच्चोपंज में रही। अचानक मुझे अपने पेट में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मेरी आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे। अब तो सब कुछ साबित हो गया था। अब तो किसी किस्म का कोई ग्रह और कोई राज बचा ही नहीं था। मेरी नजरों के सामने असद का चेहरा घूम रहा था। अगर मैं ये कहती कि वो मेरी जिंदगी में आने वाला वाहिद मर्द था जिसके लिए मैंने हर लम्हे दुआ की है और हर पल ही ये सोचा है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। बिलाशुबे वो इंसान हर नमाज के बाद मेरी दुआओं का हिस्सा होता था। छोटी सी थी तो मुझे बता दिया गया था कि मेरी असद के साथ मंगनी हो गई है। उसी दिन ही मैंने अपने दिल पर उस शख्स का नाम लिख लिया और अपने दिल में उसकी मोहब्बत का एक पौधा बोने लगी। मुझे पता ही नहीं चला और अब उस दरख्त की जड़ें मेरे पूरे दिल को अपने शिकंजे में लेकर बैठी हुई थी। उससे दूरी का एहसास मुझे बहुत तकलीफ दे रहा था और मैं ये सोचने भी नहीं चाहती थी, मगर अब जो कुछ मेरे साथ हो गया था उसके बाद मुझे लग रहा था कि वो कभी भी मुझे अपनाने के लिए राजी नहीं होगा। सबसे ज्यादा मुझे जिस चीज का खौफ था वो था अपने वालिदैन की इज्जत। मुझे अपने वालिदैन की इज्जत का खौफ था। अगर सारी दुनिया को मेरी इस हरकत के बारे में पता चल जाता जो मैंने की ही नहीं थी, तो ना सिर्फ मेरे अम्मा अब्बा की सब दुनिया के सामने जलालत होती, बल्कि उसके साथ साथ मैं खुद भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। एक दफा मुझे मेरी नजर ने समझाया था कि औरत के पास सबसे कीमती चीज उसका किरदार होती है। जब एक बार उसके किरदार पर दाग लग जाए तो दोबारा कभी भी वो दाग नहीं उतर सकता और ना ही वो औरत कभी किसी मर्द की पसंदीदा औरत बन सकती है। तुम बिलाशुबे खूबसूरत नहीं हो और ना ही तुम में कोई हुनर है। अगर तुम्हारा किरदार पाक और साफ है तो तुम दुनिया की हसीन तरीन औरतों में से एक हो और तुम्हारा इंतखाब हर मर्द करेगा। तब उसकी ये बात मैंने अपने पल्लू से बांध दी थी। मैंने अपने किरदार को इस कदर मजबूत बना लिया था कि मैं किसी को भी नजर उठाकर नहीं देखती थी। मैंने अपने लिए हदूद कायम कर दी थी और खुद से वादा किया था कि कभी भी इन हदूद को क्रॉस नहीं करूंगी, कभी भी इन लिमिट्स को क्रॉस नहीं करूंगी। अगर किसी दिन मैं उस हद को क्रॉस कर देती तो उस दिन मैं अपने आप को सजा सुनाती थी। मैं खुद ही अपने ऊपर नजर रखने लगी थी। मेरी अम्मी मुझ पर फख्र करती थी और अब्बा सबको बहुत ही शौक और एतमाद से बताते थे कि ये मेरी बेटी है। मुझे भी बहुत खुशी महसूस होती थी, जबकि मेरे मुकाबले में मेरे बहन भाई बहुत ही लापरवाह थे। अगर मैं ये कहती कि उनमें गैरत नाम की चीज नहीं थी तो उसमें कुछ भी गलत ना होता। मेरे भाई ने तो ऐसे ऐसे कारनामे सरअंजाम दिए थे कि अब्बा उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। उन्होंने साफ कह दिया था कि ये मेरा बेटा ही नहीं है। वो किसी से इसका तारुफ भी नहीं करवाते थे। मेरी बहन भी एक लड़के से बातें करती। अम्मा ने जब उसे समझाया तो वो अम्मा से लड़ने लगी और उन पर चीखते हुए कहने लगी कि अपनी जिंदगी का फैसला करने का हक हर शख्स के पास होना चाहिए। मैंने भी बस उस हक को इस्तेमाल किया है जो मुझे मेरे दीन ने दिया हुआ है। हम में से कोई भी उसको इसका हक इस्तेमाल करने से नहीं रोक रहा था, बल्कि हम तो सिर्फ ये कह रहे थे कि वो इज्जत के साथ उस लड़के को अपने घर में बुला ले ताकि उन दोनों का हम निकाह करवा सके, ताकि उन दोनों की शादी करवा सके जिसके लिए वो ये गलत काम करती है। क्योंकि हमें ये भी पता चला था कि अब उन दोनों की बातें दोस्ती से बहुत आगे बढ़ गई हैं। वो अक्सर पार्कों में एक दूसरे से मिलते भी थे और मुख्तलिफ होटलों में भी जाकर अयाशी कर चुके थे। और ये बात हमारे खानदान के लिए किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं थी। मेरी बहन ने जब उस लड़के से इस बारे में बात की तो उसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया और मेरी बहन को कह दिया कि वो ये सब कुछ शादी के लिए नहीं बल्कि अपनी नफ्सियाती ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कर रहा है। शादी तो वो एक शरीफ लड़की से करेगा, वो कभी भी निकाह के लिए मेरी बहन जैसी लड़की का इंतखाब नहीं करेगा। इस बात ने मेरी बहन को बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया था। वो कहीं दिन तक रोती रही। हर वक्त ही उसके चेहरे के तासुरात बिगड़े होते थे।
वो मुकम्मल तौर पर पढ़ाई से दूर हो गई थी। अब वो अकेली कमरे में ही बंद रहने लगी और इस सब में असद ने उसे संभाला था, जो कि मेरा मंगेतर था। वो मंगेतर था, लेकिन मेरी बहन के लिए वो एक अच्छे भाइयों जैसा था। उसने कभी भी हम लोगों को तन्हा नहीं छोड़ा था। अभी भी उसने मेरे माँ बाप को समझाया था और उन्हें तसल्ली देते हुए कहा था कि हर किसी से ही इस उम्र में नादानी हो जाती है। अगर आपकी बेटी से भी गलती हो गई है तो आपका हक बनता है कि आप उसकी इस गलती को माफ कर दें और उसके सर पर शफकत वाला हाथ रख दें। आपकी बेटी को इस वक्त सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। उसने बाहिर इसलिए मुंह मारा था और बाहिर के लड़के से इसलिए बातचीत शुरू की थी क्योंकि उसे वो मोहब्बत, वो इज्जत इस घर से नहीं मिल रही थी। अगर आप उसे वो सब कुछ घर से ही दे देते तो वो कभी भी किसी और मर्द की तरफ देखना पसंद नहीं करती। मुझे अपने मंगेतर की ये बात किसी हद तक बेहतर लगी। उसकी बात ये किसी हद तक मुझे ठीक भी लगी थी, जिस पर मैंने इत्तेफाक किया था। एक चीज जो मैंने बचपन से देखती आई थी वो यही थी कि मेरी अम्मी हम बहन भाइयों में बहुत ज्यादा फर्क करती थी। मैं चूंकि सबसे बड़ी थी, खानदान भर की लाडली भी थी, इसी वजह से अम्मा मुझ पर ज्यादा तवज्जो देती थी। मेरा भाई चूंकि इकलौता था, इस वजह से उससे प्यार किया जाता था। हर बात में उसे अहमियत दी जाती थी। इसके फैसले को ही बेहतरीन फैसला समझा जाता था। मैं बचपन से ये देखती आ रही थी कि फर्क हम बहन भाइयों में बहुत किया जाता था। इसमें और मेरी छोटी बहन में सिर्फ और सिर्फ 1 साल का फर्क था। मेरी छोटी बहन के साथ बहुत ज्यादती की जाती थी। जब भी वो कुछ कहती थी उसे डांट कर खामोश करवा दिया जाता था और उसे यही बहावर करवाया जाता था कि तुम छोटी हो, तुम्हें किसी चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता, बेहतर यही है कि तुम खामोश ही रहा करो। मैं देख रही थी कि वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी होती जा रही थी और फिर जब से ये हादसा हुआ था तब से तो उसकी हालत और खराब हो गई थी। 2-3 बार तो उसने अपनी जान लेने की भी कोशिश की थी और फिर उस दौरान मेरे मंगेतर ने उसे थामा। ना सिर्फ उसने मेरी बहन को उसकी पहचान याद करवाई, बल्कि उसके साथ साथ उसे ये भी बावर करवाया कि ये जिंदगी तुम्हारे लिए बहुत ही अहमियत की हामिल है। अल्लाह ताला ने तुम्हें ये तोहफा दिया है तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम अच्छे से अपनी जिंदगी को गुजारो, एक बेहतर तरीके से, एक बेहतर लाइन में, एक बेहतर रास्ते पर अपनी जिंदगी को लेकर जाओ और एक बेहतर तरीके से अपनी लाइफ गुजारो। किसी ऐसे शख्स के लिए तुम क्यों खुद को बर्बाद कर रही हो जिस शख्स को तुम्हारी जात से जरा भी फर्क नहीं, लगाव नहीं और जो तुम्हें एक खिलौने के अलावा कुछ भी नहीं समझ रहा था। अभी भी वो तुम्हारी ये हालत देखकर खुश हो रहा होगा कि तुम उसके इश्क में पागल हो गई हो। तुम उसे ये बता दो कि तुम उसकी बेवफाई का जरा भी असर नहीं हुआ, तुम एक मजबूत लड़की हो। जब वो मेरी बहन से ये बातें कर रहा था तो मैं दरवाजे के पीछे खड़ी उनकी गुफ्तगू सुन रही थी और तब मुझे अपने मंगेतर पर बहुत फख्र महसूस हुआ था। जब वो घर से बाहर निकलने वाला था तब उसने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखा था और मुझे कहा था, न जाने क्यों जब भी मैं तुम्हें सोचता हूँ मेरे लबों पर मुस्कुराहट फैल जाती है। मुझे हैरत होती है कि आखिर इस कदर नेक बीवी मुझे कैसे मिल सकती है। ये कहकर वो घर से बाहर निकल गया, जबकि उसकी इस बात को भी मैंने अपने दिमाग पर सवार कर लिया। जैसे जैसे मेरी शादी के दिन करीब आ रहे थे वैसे वैसे मेरी बेचैनी में भी इजाफा होता चला जा रहा था। वो दिन मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद था। उस दिन मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, मेरा घर में भी दिल नहीं लग रहा था। मैंने जब अम्मी को अपनी तबीयत के बारे में बताया तो वो मजीद परेशान हो गई और मुझे कहने लगी कि चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ, अपना जाकर डॉक्टर को मजीद चेकअप करवा लो। आखिर तुम परेशान क्यों रहती हो, तुम बीमार क्यों रहती हो। मैंने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और उन्हें कहा कि मुझे घर में ही कोई अच्छी सी दवा दे दें ताकि मेरी तबीयत थोड़ी सी संभल जाए। डॉक्टर के पास जाने की मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं। ये कहकर मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई और थोड़ी ही देर के बाद अम्मी मेरे लिए एक शरबत लेकर आई। क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने अम्मी को कहा था घर में कोई दवाई दे दें। जैसे मैंने पिया और उसके बाद मैं गहरी नींद सो गई। जब मैं उठी थी तो उस वक्त मेरे पूरे वजूद में शदीद दर्द हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी। मैं ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी। मेरी चीखों की आवाज सुनकर अम्मा भागी हुई मेरे कमरे में आई और मेरे मुंह पर हाथ रखते हुए कहने लगी, क्या हो गया है, पागल हो गई हो, क्यों शोर मचाए जा रही हो। तुम्हारे अब्बा इस वक्त घर पर मौजूद है, अगर वो तुम्हारी चीखें सुनेंगे तो क्या महसूस करेंगे। मेरी आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे। मैंने अम्मा जान को कहा कि मुझे इस वक्त शदीद दर्द हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ क्या हो गया है। अम्मा ने अचानक ही मेरा मुंह दबोचा और मुझे तकलीफ पहुंचाते हुए कहा,
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तुम्हें शरबत दे दिया था, तुम्हारा बुखार भी उतर गया है। अब ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ड्रामे हैं। चलो खामोशी से बेड पर लेट जाओ और अब दोबारा से मुझे तुम्हारी चीखें की आवाज ना सुनाई दे। ये कहकर वो जिस रफ्तार से कमरे के अंदर दाखिल हुई थी उसी रफ्तार से बाहर निकल गई। उनके जाने के बाद मेरी बहन हौले हौले कदम उठाती हुई कमरे के अंदर दाखिल हुई और मेरी आंखों में देखते हुए कहने लगी, जरा मुझे बताना तो सही कि तुम्हारा मंगेतर तुमसे कितनी मोहब्बत करता है, तुम्हारा मंगेतर तुमसे कितना प्यार करता है और वो तुम पर कितना एतमाद करता है। उसका अंदाज लहजा बहुत ही बदला हुआ था। मैंने उससे पूछा कि अब तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। उसके चेहरे के तासुरात देखकर मुझे लगा कि उसने दोबारा से कोई बड़ा कारनामा सरअंजाम दे दिया है। मैं जल्दी से अपने बिस्तर पर उठ बैठी। झटका लगने की वजह से मुझे दोबारा से दर्द होने लगा, मुझे दोबारा से तकलीफ होने लगी। जब मैं बिस्तर पर उठकर बैठी तो मुझे झटका लगा और मुझे तकलीफ महसूस हुई। वो मेरी हालत देखकर बहुत मुस्कुराने लगी और मुझे कहने लगी, अरे इस तरह का दर्द तो तुम्हें सारी जिंदगी होता रहेगा, बस तुम अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने उसे कहा कि तुम किस तरह की बातें कर रही हो, आखिर तुम कैसी बहन हो जिसे अपनी बहन की तकलीफ से जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा। उसकी आंखें यकदम ही लाल हो गई और मुझ पर चीखते हुए कहने लगी, क्या तुम्हें मेरी तकलीफ से फर्क पड़ा था? नहीं, तुमने तो सबके सामने मेरा तमाशा बनाकर रख दिया। वो दोबारा से हैरानी अंदाज में चिल्लाने लगी। यूं लग रहा था जैसे दोबारा से उसे दौरा पड़ गया हो। मैं उसे काबू में करने की कोशिशों में हलकान हो रही थी। एक तो अपने जिस्म में शदीद तकलीफ उठ रही थी और दूसरा उसकी हरकतें मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही थी। अचानक ही कमरे का दरवाजा एक जोरदार आवाज से खुला और मेरा मंगेतर तेज रफ्तारी के साथ अंदर दाखिल हुआ और उसके हजारों चाहने वाले थे। वो किसी को भी अपनी एक नजर से अपना दीवाना बना सकती थी। वो जो जहां से भी जाती थी नजरें उसकी तरफ ही उठती थी और फिर पलटना ही भूल जाती थी। जब मैं उसके करीब खड़ी होती थी तो मेरी जात मुकम्मल तौर पर छुप जाती थी और वो अया हो जाती थी। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जात मुकम्मल तौर पर काले बादलों के पीछे छुप गई है और मेरी बहन एक चांद बनकर उन बादलों से बाहर आ गई है। वो मेरी बहन को उसके कंधों से पकड़कर खड़ा हो गया और उसे झंझोड़ते हुए कहने लगा, गुड़िया गुड़िया क्या हो गया है? जल्दी से होश की दुनिया में आओ। तुम दोबारा से खुद को क्यों नुकसान पहुंचा सकती हो? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे इस रवैये से मुझे कितनी तकलीफ पहुंचती है। अरे मुझे यूं लगता है जैसे किसी ने मेरे सीने पर खंजर चला दिया हो। तुम इस तरह का रवैया मत किया करो। अपने मंगेतर के मुंह से अपनी बहन के लिए इस तरह के अल्फाज सुनकर, इस तरह के लफ्ज सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। मैंने अपने मंगेतर को पीछे हटाने की कोशिश की मगर यूं लग रहा था जैसे मेरे हाथों में से जान ही निकल गई हो। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी और बेबसी की तस्वीर बनी हुई थी। उसी वक्त अम्मी भी कमरे के अंदर आ गई और मुझे पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहने लगी, मैंने तुम्हें कहा था कि अपनी बहन का ख्याल रखो मगर तुम हो उसे हर बार ही तकलीफ पहुंचा देती हो। अभी भी तुमने ही उससे ऐसी कोई बात की होगी जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। अम्मा ने सारा इल्जाम मेरे सर पर थोप दिया। मेरा मंगेतर भी अब गुस्से से और नफरत से मेरे चेहरे की तरफ देख रहा था। मैं खुद को एक मुजरिम तस्वर करने लगी थी। जिस तरह से वो नफरत भरी निगाहों से मेरी तरफ मेरा मंगेतर देख रहा था। वो तीनों जब वहां से चले गए तो मैं बेबसी की तस्वीर बनी अपने बिस्तर पर ही बैठ गई। उस रात मैं बहुत ज्यादा रोई थी। जिंदगी में पहली बार मुझे अपने तन्हा होने का एहसास हुआ था। दरअसल मेरे बाप ने मेरी अम्मा की वफात के बाद दूसरी शादी कर ली थी। जो सतीली माँ मेरी जिंदगी में आई थी वो शुरू में तो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन उसने मेरी बहुत परवरिश भी की थी। मगर जब से मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा था तब से उनके तौर तरीके ही बदल गए थे। जब से मेरी बहन ने वो गलती की थी उस दिन के बाद से वो मुझे कीना और नफरत भरी निगाह से देखने लगी थी। मुझे कभी कभार ऐसा महसूस होता था जिससे वो मुझे अपनी बेटी की गुनहगार समझती हो, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मैंने हमेशा ही अपनी बहन को समझाया था, उसे इन सब से दूर रहने का मशवरा दिया था। अब कहानी का बकिया हिस्सा देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसका नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह कल अपलोड होगा। शुक्रिया।